बात करेंगे हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में 86% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे दिए हैं और इस स्टॉक में मेरी इन्वेस्टमेंट पिछले 2 सालों से बनी हुई है। इस स्टॉक में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम पर बढ़ाया भी है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगी। पहले हम ये जानेंगे कि देखो 2018 में ये बैंक इस्टेब्लिश हुई थी 2 एंटिटी के मर्ज होने से, ये सभी को पता होगा। और एक चीज़ और है, अभी आईडीएफसी के साथ भी इसका मैटर चल रहा है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा फ्यूचर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इस बैंक का, क्योंकि इस स्टॉक को मैं एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ लेकर चल रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे 2018 में जब ये बैंक इस्टेब्लिश हुई थी तो इस बैंक के साथ 3 इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि लो कासा था इनका 8.68%, जिसमें कि कस्टमर की जो बोरोइंग्स थी और जो उनके डिपॉजिट्स थे वो 1,29,381 करोड़ रुपीस थे, जिसमें कि 91.96% तो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की बोरोइंग और डिपॉजिट थे और सिर्फ 8.04% रिटेल का था। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक इनका इशू था। दूसरा इशू इनका ये था कि जब 2018 में ये बैंक स्टैब्लिश हुई थी तो दूसरा इशू ये आ गया था इनके साथ कि इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत कम थे, 1.9%। और तीसरा इशू ये था कि बैंक बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन था इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट लोन्स पर। तो यहाँ ये 3 इशू इस बैंक के साथ थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक ने इन तीनों ही इश्यूज़ को सॉल्व कर दिया है और बैंक आज कहाँ स्टैंड करती है इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात होती है, लोग इसको एचडीएफसी बैंक से कंपेरिजन करते हैं। आपको बता दूं कि ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। मुझे समझ नहीं आता, ये लोग इतने बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट होने के बाद अपनी वर्कशॉप को चला रहे हैं, उसके बावजूद ये अपने कोर्स को सेल कर रहे हैं, साथ ही साथ ये जो है कोर्सेज चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन ये लोग फिर भी ये एचडीएफसी बैंक से क्यों कंपेयर करते हैं इस बैंक का, मुझे समझ नहीं आता। मेरे सर पे तो बाउंस हो जाती है ये बात। उसका रीज़न ये है कि देखो एचडीएफसी बैंक जो है 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो आपको ये बात समझनी पड़ी कि सिर्फ सालों का अंतर नहीं है इस बैंक में, इस दौर में कितना कुछ बदल गया। हमारी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, हमारी रिस्क कैपेबिलिटीज़ बढ़ चुकी है, हमारा थॉट प्रोसेस बदल चुका है, हमारा मनी मैनेजमेंट बदल चुका है। तो आपको यहाँ ये सब चीज़, हमारी इकोनॉमी बदल चुकी है, कितनी सारी चीज़ें बदल चुकी है। उसके बाद आप एचडीएफसी बैंक से कैसे कंपेरिजन कर सकते हो इस बैंक का? आप एक बच्चे का कंपेरिजन जवान से और बूढ़े से कैसे कर सकते हो? बच्चे का कंपेरिजन उस बच्चे से ही तो करोगे ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इतना बड़ा कंपैरिजन कैसे लोग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस बैंक का कंपैरिजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ पिछले सालों से कि वो पहले क्या था और अब क्या है। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, सिंपल लाइफ का फंडा है। एज एन इंडिविजुअल जब हम खुद की भी बात करते हैं तो हमें कभी भी खुद का भी कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है, हमें कंपेयर करना है तो हमें खुद को ही खुद के कुछ पिछले सालों से कंपेयर करना चाहिए हमेशा, तभी हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाएंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अब आगे बात करते हैं कि आखिर 2018 में जो ये इश्यूज थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, उस इश्यूज को कहाँ तक ये बैंक सॉल्व कर पाई है। देखो ध्यान से सुनना, जो इनका 2018 में लो कासा डिपॉजिट था वो था 8.68%, जो कि अब बढ़कर 46% हो गया है। साथ ही बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 23 में अपना प्रॉफिट बुक किया है 2,437 करोड़ रुपए का। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि पिछले 3 से 4 साल में बैंक ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। इसके साथ ही बैंक ने डिटेलाइजेशन पर फोकस किया, जिसके बाद कि इनका जो 8.04 पे 2018 में स्टैंड करता था रिटेल डिपॉजिट, वो आज 77% पर स्टैंड करता है और इसने अपनी रिस्क को बहुत काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर दिया है। साथ ही साथ बैंक का ये भी कहना है कि क्वार्टर 1 में उन्होंने 765 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया और बैंक अब सीधे एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ देख रही है। उसका रीज़न ये है कि बैंक ने अब है ना अपनी लाइबिलिटीज़ को, जो लाइबिलिटीज़ है बैंक की, उसको काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई किया है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि करंट अकाउंट का बहुत बड़ा रोल रहा है, इन्होंने एसएमईज और एंटरप्रेन्योर के अकाउंट्स को टारगेट किया है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बैंक ने पूरी तरीके से तीनों ही इश्यूज को सॉल्व कर दिया है। अब बैंक सीधे अपने एक हाई प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ अप्रोच कर रही है। इसी वजह से इस बैंक ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ी है बैंक की।
ध्यान से सुनो, जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 2018 में, मैंने आपको पहले भी बताया 1.9% था और आज ये 5.25% पर स्टैंड करता है और 2025 तक बैंक का टारगेट है इसको 5.5% तक पहुंचाने का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा एक बैंक एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ सच में काम कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, कुछ मंथ्स पहले ना, कुछ टाइम पहले अभी एक इंटरव्यू भी आया था, मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि ये बैंक आगे इसी अप्रोच के साथ काम करने वाली है। लगातार 3-4 क्वार्टर में इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इसकी वजह से ये कहना है इनका कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं ये लोग इस बात के लिए कि आने वाले 4 या 5 साल में इनकी बैंक की परफॉर्मेंस एक बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और आपको ये भी बता दूं, ये एक ग्रोथ स्टॉक है। ग्रोथ स्टॉक से मतलब ये होता है कि जब आपने कभी किसी बड़े इन्वेस्टर से सुना है कि भाई तुम अपना पी रेशो बता दो, मार्केट कैप बता दो, हमें चार्ट दिखा दो, कौन सा ब्रेकआउट हुआ है, क्या हुआ है, हम तुम्हारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल के लिए। नहीं, वो लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बिजनेस मॉडल को समझते हैं। और इंटरव्यू के दौरान इन लोगों ने बताया कि जो इनका बिजनेस मॉडल है काफ़ी स्ट्रांग है। मैंने इनकी रिपोर्ट को भी पढ़ा है, इनका बिजनेस मॉडल सच में काफ़ी स्ट्रांग है। इनकी ऐसा लगता है कि ये जो बैंक काम कर रही है ना, एक स्टैंडर्ड पे काम कर रही है, उस स्टैंडर्ड से बाहर निकलने की कोशिश करती नहीं है। वो किसी भी तरीके से जो भी काम होता है ना बैंक के अंदर इंटरनली, उसको वहाँ पर वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि उस स्टैंडर्ड से बाहर जाके काम ना हो। ये बात इसकी कंपनी की जो रिपोर्ट्स है ना, उनको पढ़ के ही समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल जो है बहुत स्ट्रांग है IDFC फर्स्ट बैंक का। और इनका कहना था, बहुत कॉन्फिडेंट है ये लोग, आने वाले 4 या 5 साल में बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ ये लोग अप्रोच करने वाले हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बैंक एक अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रही है। आपको ये भी बता दूं कि देखो, जब कोई ग्रोथ स्टॉक से मतलब यही होता है बेसिकली कि आप बिजनेस मॉडल को देखकर उस पर बैटिंग करो और हमारे अंदर होल्ड करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये है कि भाई कुछ लोग 2 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, 3 साल के लिए, कुछ लोग 10 साल की अप्रोच लेकर चलते हैं। तो वो लोग बिजनेस की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आपको बैटिंग जो करनी है वो बिजनेस मॉडल पर करनी है, ना कि पी रेशियो और मार्केट कैप और उसके चार्ट पर। लोग जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी इन चीज़ों को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो समझदारी से, जो बच्चा छोटा होता है जब हम उसको बड़ा करते हैं, उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है और वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद ही हमारी मेहनत सफल होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बिजनेस मॉडल को समझना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस बैंक को हमें एक लंबी नज़र से देखना पड़ेगा अगर बहुत अच्छे रिटर्न्स चाहिए। बाकी 2 या 3 साल में मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाला है। हालांकि मैं यहाँ से सोच रही हूँ 200% रिटर्न तो मुझे मिल ही जाएंगे 3 साल में। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं सोच रही हूँ, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में बैंक इस तरीके से अपने काम को इस स्टैंडर्ड पे रखेगी तो मैं इसको 10 साल भी होल्ड कर सकती हूँ। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस मार्केट में उतना ही पैसा लगाना चाहिए हमको जितनी पैसे की ज़रूरत हमें आने वाले 5 या 6 साल में नहीं है, तभी हम अपनी वर्थ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, देखो मैं किसी भी तरीके की आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रही हूँ। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो तो अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर करना, अपनी बुद्धि का यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो किसी भी स्टॉक की एक अच्छी एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।